वो आपसे डेट तो ले रहा है, लेकिन पीएमसी के लिए ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके लिए चॉइस में। देखिए, मैंने ये पहले दिन आपको कहा था कि आखिरकार डेट की चॉइस पीएमसी अपनी मर्जी से देगी, आपको इजाजत नहीं होगी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि सब बच्चे लास्ट वाली डेट्स जो होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। तो 90% जो अभी जो स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक 90% बच्चों ने जो डेट चूज की है वो 28, 29 और 30 सितंबर की है। तो 90% बच्चों को तो जाहिर सी बात है 28, 29 और 30 तो दे नहीं सकते। तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चे टेस्ट देंगे। तो इतनी तो कैपेसिटी किसी भी इदारे की नहीं है कि इतने बच्चों को फैसिलिटेट कर सके। 3.5 घंटों की टेस्ट होती है, आने जाने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 शिफ्ट ले सकते हैं दिन में, बाकी तो नहीं ले सकते। इसलिए डेट्स जो होंगी वो पीएमसी की चॉइस पे होगी, और उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी है। अब इसके बाद कोई डाउट की, किसी क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। जब आप डेट सिलेक्ट करते हो तो नीचे एक लिखा होता है, आप जब को काम किया करें ना उस पेज को थोड़ा पढ़ा करें, ठीक है ना। उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो डेट होगी, तो डेट जो होती है उसकी चॉइस आपसे जरूर ली जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि आपके पास अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है डेट की हमारे पास, तो आपको कोई और डेट देंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि फी जिसने जिस तरह से पे की है उसी हिसाब से आपको दी जाएगी। तो जो आपने शेड्यूल बनाना है, एक चार्ट रात से मैंने देखा था सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो चार्ट मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप्स में। वो चार्ट मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, ठीक है ना। उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें होंगी, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने इस डेट पे फी सबमिट की है तो आपको टेस्ट डेट ये मिल सकती है। उसके अंदर एक स्टेटिस्टिक्स दी गई है। तो वो जो स्टेटिस्टिक्स है वो तकरीबन जो है, मुझे मेरा जितना अंदाजा है 90% वो सही होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसी हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएं। उस चार्ट को देखें कि आपने फी कब सबमिट की है, फॉर्म भरने की नहीं, फी सबमिट की डेट। फॉर्म तो आप कभी भी फिल कर सकते हैं, आपने पहले दिन कर लिया बाद में जाके फी पिलाने, फॉर्म सबमिट करने के बाद फी पिलाने के बाद चालान की जो डेट होती है, चालान की डेट देखें। और उसके बाद आप उस चार्ट में देखें कि आपकी टेस्ट की डेट कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबली वही डेट होगी। आप पीएमसी, आप मैंने पहले भी कहा था अभी कहता हूं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी पीएमसी के लिए कि आपकी चॉइस तीनों चॉइस में से कोई आपको दे दे, ये नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है उन्होंने 20 से लेकर 30, 20 से भी नहीं होगा, तकरीबन जो है वो आखिरी वाली जो है वो 25, 26 इस तरह से की होंगी। तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अपना शेड्यूल रीशेड्यूल करें, और अब शेड्यूल आप इस तरह से बनाएं, थोड़ा टाइम स्टडी का बढ़ाएं, रिवीजन का टाइम साथ में रखें, रिवीजन भी करते जाएं और पढ़ते भी जाएं। कोशिश करें कि अब टेस्ट जो आप देते हैं वो टेस्ट सिर्फ आप कम से कम दे, जो हम ले रहे हैं वही दे। बाकी एकेडमीज की वहाँ पे यहाँ पे वो सेल्फ असेसमेंट, वो सेल्फ असेसमेंट, ये हो गया वो होगा, उनको छोड़ दे आप, क्योंकि उनके अंदर आपका टाइम वेस्ट जाएगा, एक पैटर्न के अंदर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वगैरह को इनको फिलहाल आप जो है वो छोड़ दें। बाकी जो मेगा होंगी लास्ट में उसको देखे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो मेरी सजेशन ये है कि फिलहाल सिर्फ यही जो रेगुलर टेस्ट चल रही है वो दें, बाकी टेस्ट को स्किप करके आप जो है वो अपना जो है वो रिवीजन का भी एक शेड्यूल रखें, कम से कम जो है वो उसमें रिवीजन आप कर सको ताकि आपके लिए आगे परेशानी ना हो। क्योंकि डेट जो मिलेगी वो आपकी चॉइस पे नहीं होगी, ठीक है। वो चंद बच्चे होंगे जिन्होंने शुरू में फीस दी है उनको मिलेगी अपनी चॉइसेस पे, और बाकी तो एंड वालों को तो नहीं मिलेगी। जिन्होंने अभी आखिर में जाके जो है वो किया ना, उनको तो कभी भी चॉइस नहीं मिलेगी अपनी चॉइस। एंड शुरू वाले और मिडिल वालों को चॉइसेस मिलेगी। शुरू वालों को अपनी 3 चॉइसेस में मिलेंगी, मिडिल वालों को अपनी चॉइस के करीब कोई डेट मिलेगी,
और लास्ट वालों को 1 सितंबर की फर्स्ट डेट्स जो है वो लास्ट वालों को अभी जो फीस सबमिट कर रहे हैं उनको मिलेंगी। ठीक है, तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने बहुत सारे फार्मूले ड्राइव किए। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव किया, वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया, एक्सीलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया, बहुत सारे हमने फार्मूलाज ड्राइव किए और थोड़ी बहुत उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस भी की। अब हम ये देखते हैं कि हमने थ्योरेटिकल इस बात को डिस्कस भी कर लिया है कि जब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसके पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो उसके पास टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है और ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी अगर फाइंड करनी हो तो एनर्जी के फार्मूले किस तरह से होंगे। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी के फार्मूले कौन से होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पहला फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब पहली बात ये कि पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से इसके पास, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तब स्टोर होती है जब हम वर्क करते हैं किसी भी फोर्स के खिलाफ, और वो ऐसी फोर्स हो जिसके अंदर उस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जब वर्क करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत है। इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ जब हम वर्क करते हैं तो उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्क को कन्वर्ट कर देती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इसी तरह से जब हम स्प्रिंग को या ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ वर्क करते हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिक फोर्स होती है, जैसे स्प्रिंग का अगर एग्जांपल ले ले तो उस इलास्टिक फोर्स के खिलाफ जब हम वर्क करते हैं तो वो हमारा वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, when spring is stretched, then work done against elastic force is stored as elastic पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर हो जाता है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे होता है, और मैंने आपको ये चीज पढ़ाते वक्त बताई थी कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाते हैं तो जो वर्क करते हैं वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, इस तरह से अगर हम स्प्रिंग बनाते हैं और ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। सपोज करें एक स्प्रिंग है और वो मीन पोजीशन पे है। ठीक है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और यहाँ पे इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है 0, क्योंकि स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे, हुक्स लॉ कहता है कि जब स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, अब स्ट्रेच नहीं करोगे रिस्टोरिंग फोर्स आएगी नहीं। अब सपोज करें
इस स्प्रिंग को आप इस तरह से स्ट्रेच करके ले जाते हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस तरह से आप अप्लाई करते हो फोर्स। ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड होती है और इसके अंदर ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स। और आपको पता है बेटा कि ये आपके पास मीन पोजीशन है और ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हुक्स लॉ कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब है मीन पोजीशन से जैसे आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि हम अज्यूम करते हैं कि इस बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक हम लेके गए हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब लेके जाएंगे तो इसका मकसद है कि जब ये बॉडी मूव करेगी फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इजी जो है वो इज इक्वल टू होगी अप्लाइड फोर्स के। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होंगी तभी हम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब मीन पोजीशन से हम एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी को लेके जाएंगे तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी तो अप्लाइड फोर्स भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसका मकसद ये हुआ कि मीन पोजीशन से पार्टिकल जब मूव करके एक्सट्रीम तक पहुंचता है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इसके ऊपर फोर्स लगती है वो वेरिएबल फोर्स होती है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही होती है और अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रही होती है और ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। क्योंकि जब फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहती, फोर्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है तो डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी तय करती है तो उसके अंदर अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो हम कहेंगे वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी यू होगी ये हो जाएगी वर्क के बराबर और ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है तो यहाँ पे फोर्स एवरेज इनटू हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस इनटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये वर्क हो जाएगा आपके पास फोर्स एवरेज। एवरेज का मकसद है यहाँ पे फोर्स मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की फोर्स। देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के बराबर होता है और यहाँ पे F2 हो जाएगी इज इक्वल टू के एक्स। देखिए बेटा रिस्टोरिंग फोर्स होती है माइनस के एक्स, लेकिन जब रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स माइनस के प्लस के एक्स होगी। रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए नेगेटिव होती क्योंकि उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, लेकिन अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे काज जो हम डालेंगे वो जीरो डालेंगे क्योंकि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। फोर्स एवरेज मीन्स F1 प्लस F2 अपॉन 2 इनटू, अगर आप देखते हैं तो S डिस्प्लेसमेंट होता है ये हो जाएगा x इनटू कॉस हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F1 0 प्लस F2 हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स अपान हो जाएगा आपके पास 2 cos 0 1 के बराबर। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और इसी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को आप इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई है, वर्क से आई है। अब पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट
एनी इंस्टेंट, किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फैन खुले दोनों साइड पे, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह पे होती है ना, ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन्स जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना जितना एक्स बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, वर्क बढ़ता जाएगा। अब अगर दूसरा फार्मूला देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम करते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और ये हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मीन्स आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन के फार्मूले। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तीसरा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। तो आप उसके लिए लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि जब हम एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जीरो, देयरफॉर जीरो हो जाएगी। तो आप करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और ये कहाँ पे इस्तेमाल, देखे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है, किसी भी जगह पे इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंजर्व नहीं रहती है, कहीं पे मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है और फिर मैक्सिमम होती है। तो आप कहोगे कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मीन पर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, फिर मीन पे जीरो है, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी पीरियडिकली चेंज हो रही है। आपको पता है एक मीन पोजीशन और दूसरी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो टाइम होता है वो 1/4 ऑफ टाइम होता है। इसका मकसद है हर t4 के बाद ये जो होता है इसके अंदर चेंज आती है। तो आप कहोगे, ये बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी लिखी है, नोट आप ये करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing a simple harmonic motion changes periodically। ठीक है, ये जो होती है वो पीरियडिकली चेंज होती है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, और इसके अंदर जो चेंज आती है ये कितने टाइम के अंदर आती है, हर 1/4 ऑफ टाइम के बाद आती है, क्योंकि एक मैक्सिमम से दूसरी मिनिमम तक एक एम्पलीट्यूड वो लेती है और एक एम्पलीट्यूड का टाइम होता है t/4।
अब इसके बाद हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी अ पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी आती कहां से? ये काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है जो वर्क की वजह से उसके अंदर स्टोर होती है। जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं और बॉडी मूव करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के अंदर आती है, इसका जो रीजन है, इसकी जो वजह है वो कौन सी है? इसकी जो वजह है वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट होना है काइनेटिक एनर्जी में। जिस तरह से ग्रेविटी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, बिल्कुल इसी तरह जब स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कि अब इसका रीजन आप ये लिखोगे कि व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट्स देन potential energy is converted into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली जाती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? कोई भी पार्टिकल है वो न मीन पोजीशन पे न एक्सट्रीम पोजीशन पे, बीच में है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। v का मकसद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आपको पता है कि वेलोसिटी किसी भी जगह पे होती है ओमेगा। कल हमने फार्मूला किया था x0² माइनस x²। किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी, वेलोसिटी का ये, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ mv² ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रेडिकल x0² माइनस x² होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ m, ओमेगा होता है अंडर रेडिकल k अपान m होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x0² माइनस x², क्योंकि अंडर रेडिकल खत्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह पे हो जाएगी हाफ m k अपान m, क्योंकि अंडर रेडिकल के ऊपर है, ये हो जाएगा x0² माइनस x²। m गया m में, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा हाफ k x0² माइनस x²। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसी भी जगह पे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे आपको पता है कि x होता है 0 के बराबर। ठीक है, मीन पोजीशन पे x होता है 0 के बराबर, देयरफॉर आप करोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x0² माइनस x² 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के x0²। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मीन पोजीशन के लिए, और ये होती है मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये तो कांस्टेंट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और ये फैक्टर आपको बताता है कि ये माइनस के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जब जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, तो पार्टिकल मीन पोजीशन के करीब होगा, और पार्टिकल जब मीन पोजीशन के करीब होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये कहो कि अगर मीन पोजीशन पे रुका हुआ है तो रुके हुए के अंदर होगी नहीं, जब एक्सट्रीम से मूव करके आएगा मीन तक तो होगी। ऐसे नहीं कि सर अगर मीन पे रेस्ट में है तो आपने कहा है हाफ एक्स नॉट स्क्वायर, तो कैसे होगी? तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की प्रॉपर्टी है, जब एक्सट्रीम टू मीन मूव करके आएगा तो होगी, अगर ऐसे खड़ा है तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये मीन्स मूव करती हुई बॉडी जब क्लोज टू द मीन पोजीशन आएगी तो एक्स कम होगा, जितना एक्स कम होगा माइनस फैक्टर कम होगा, और उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब हम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स होता है एक्स नॉट के। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा? एक्स नॉट स्क्वायर के, देयरफॉर जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो, कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मकसद ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है वो पीरियडिकली चेंज हो रही होती है, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप ये बात नोट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आल्सो चेंजेस periodically during सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं, कंजर्व रहने का मकसद होता है कि उस चीज की वैल्यू किसी भी जगह पे देखी जाए तो वो एक जैसी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जब मीन से एक्सट्रीम तक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और मुख्तलिफ पोजीशंस पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, बॉडी एक्सट्रीम के करीब आती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे बॉडी मूव करती हुई मीन पोजीशन के करीब आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और निगेटिव फैक्टर कम होता जाएगा, तो वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब आखिरी बात है इसकी एनर्जी की, कि फिर देखिए इस बॉडी के अंदर जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती है तो उसके अंदर दोनों एनर्जीज होती है, काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टोटल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी जो होती है, जाहिर सी बात है काइनेटिक और पोटेंशियल की जो सम होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि मूव मोशन के अंदर बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके अंदर दोनों एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अब हम करते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, अब अगर हम देखते हैं तो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी होगी कितनी? टोटल एनर्जी का फार्मूला ये होगा
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम देखते हैं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। हमने फार्मूला पढ़ा है कि मीन पोजीशन पे जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिएगा, फार्मूला मैंने कर लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी हो जाती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन के। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अब अगर आप करते हैं कि टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है इज इक्वल टू 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आप कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है, ये आया आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे फार्मूले के ऊपर कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी जगह पे, न मीन पे न एक्सट्रीम पे, टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? न मीन पे न एक्सट्रीम पे, बॉडी बीच में कहीं इधर उधर है तो हम उसकी एनर्जी देखेंगे। तो ये हम कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह पे। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह पे होती है। फार्मूला हमने आज कर लिया है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, मैंने दोनों ड्राइव कर दिए फार्मूले। इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। कैंसल, बाकी क्या बचा? एनर्जी इंस्टेंटेनियस, एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, या एनर्जी इंस्टेंटेनियस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो आपने देख लिया कि टोटल एनर्जी के अंदर एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है कि टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे आप देखते हो वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर आ रही है। इसका मकसद ये हुआ कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो आप लिखोगे इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन ये होगा
कि टोटल एनर्जी को अगर आप देख सकते हैं तो देखें, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी किसी भी जगह पे इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग जो है वो एक फैक्ट है कि इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में होगी जब नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मींस डिसिपेटिंग फोर्स, जैसे फ्रिक्शन है या एक ऐसी चीजें होती है जो एनर्जी के लॉस का सबब बनती है, तो ऐसी फोर्सेस जो एनर्जी के लॉस का सबब बनती है, ऐसी फोर्सेस की मौजूदगी में टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती। टोटल एनर्जी उसी सूरत में कंजर्व होगी जब किसी भी किस्म की डिसिपेटिंग जो फोर्स होती है, डिसिपेटिव फोर्सेस जो होती है, उन डिसिपेटिव फोर्सेस की मौजूदगी ना हो और बगैर फ्रिक्शन वगैरह के अगर किसी भी चीज की मोशन होती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि पेंडुलम में या हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में उनके ऊपर फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है पेंडुलम के ऊपर, और जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर सॉलिड फ्रिक्शन होती है। तो इनकी आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, नियर टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसकी जो मोशन होती है वो आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि प्रोजेक्शन को किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आती। तो आप कहोगे कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, ये क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल पेंडुलम है, जाहिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, तो आज कंप्लीट होगा नहीं, ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसके बाद आपकी 3 दिन क्लास स्टेडियम होगी।